ब्लिट्स इंडिया की ख़ास मुलाकात उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे श्री ओपी सिंह जी से हो रही है। ओपी सिंह जी ने रिटायरमेंट के बाद एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है क्राइम, ग्राइम एंड गम्शन। आज हम इस पुस्तक के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े अन्य जो पहलू हैं जिनका देश प्रदेश से संबंध रहा है उस विषय बात करें। ओपी सिंह जी की आपका ब्लिट्स इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। आपने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक के बारे में दर्शकों को बताएं कि आपको ये किताब लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस किताब में क्या है। 2020 में जब मैंने रिटायरमेंट लिया और उसके बाद आप जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन हो गया कुछ महीने बाद, और उस लॉकडाउन के अंतर्गत हम सभी जो हैं घर में बंद हो गए। हमारे 37 साल के अनुभव का एक बहुत डॉक्यूमेंटेड फॉर्म मेरे मस्तिष्क में था। बहुत सारी स्मृतियाँ थी, बहुत सारे अनुभव थे, बहुत सारे क्रियाकलाप थे जो हमने 37 वर्षों में अर्जित किया। प्रदेश के और दिल्ली जैसे प्रांत में हमने नौकरी की और कई अनुभवों को इकट्ठा किया। और फिर अंततोगत्वा कुछ मित्रों ने सलाह दिया कि क्यों नहीं आप पुस्तक लिखते हैं जिसमें इन सब संस्मरणों को प्रतिबद्ध किया जाए, उनको लिखा जाए। और फिर मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही नायाब, एक अच्छा आइडिया है। और जो भी मेरे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस थे, या तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स था, या डायरियाँ लिखी गई थी, या कुछ इतिहास के पन्नों से ढूंढे गए कुछ लेख थे, उन सबों के आधार पर मैंने लिखना प्रारंभ किया। और उसमें हमने विस्तृत रूप से 3 चीज़ों पर ध्यान दिया, और यही टाइटल है इस किताब का, क्राइम, ग्राइम एंड गम्शन। क्राइम आप सभी जानते हैं कि अपराध क्या है और कैसे होता है। ग्राइम जो है वो अपराध का वो ख़राब पक्ष है, वो एक डर्टी पक्ष है जो मैंने दर्शाने की कोशिश की है, जो एक लेखक या एक पुलिस अधिकारी के जीवन में उसका सामना करना पड़ता है। मेरे भी जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव आए। उतार जब होता है तो बहुत बुरा लगता है, उसको हम लिपिबद्ध जब करते हैं तो लगता है कि वो हमारे ग्राइम का एक हिस्सा है। कई ऐसे अनुभव होते हैं जो हमने स्वयं देखा। मैं निलंबित हुआ एक समय में, कई ऐसे मुसीबतें आई हमारे जीवन में, पुलिस काल में, पुलिस लाइफ में, तो उसको हमने ग्राइम की तरह देखा। और एक जो बहुत ही ख़राब, जो बहुत ही ग्लोरियस नहीं है, जो बहुत ही अच्छा नहीं है, उसको मैंने चित्रित किया। और गमशम में मैंने ये दिखाया है कि एक पुलिस अधिकारी किस प्रकार बहादुरी से, रिजिलियंस से, डिटर्मिनेशन के साथ और बहुत ही एक फोकस्ड वे में लड़ता है। क्राइम से लड़ता है, ग्राइम से लड़ता है। तो मैंने इस टाइटल को सार्थक बनाने की कोशिश की है। और पूरे 37 वर्षों में जहाँ जहाँ, और इनफैक्ट उसके पहले भी, मेरी पैदाइश से लेकर एजुकेशन, पुलिस ट्रेनिंग, अंडर ट्रेनिंग में कहाँ रहा, और प्रदेश के विभिन्न भागों में कहाँ कहाँ रहा, और मैंने क्या क्या अनुभव और क्या क्या पुलिस सेवाएं दी, उन सबों का चित्रण किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से कहा जाए तो संस्मरण के साथ साथ अनुभवों का एक बहुत ही सम्मिश्रण है, जो हम पाठकों को और उन लोगों को देना चाहते हैं जो समझते हैं कि इतिहास से कुछ सीखा जा सकता है। यंग ऑफिसर्स हमारे, जो रूल ऑफ लॉ जो है हमारा, रूल ऑफ लॉ से कैसे हम काम कर सकते हैं, पुलिस की क्या व्यावसायिक दक्षता होनी चाहिए, पुलिस के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, एक पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ पुलिस का क्या रिश्ता होता है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वे में किस प्रकार काम करना चाहिए, इन सबों का हमने एनेक्डोट्स के साथ जिक्र किया है, जो मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, ताकि पाठकों को ये लगे कि इस किताब से कुछ सीख ली जा सकती है। अच्छा, ये पुस्तक किन लोगों को ध्यान में रखते हुए आपने लिखी है और इससे कौन कौन से समाज के वो वर्ग है जिनको लाभ मिल सकता है। देखिए, प्राथमिक रूप से तो मैंने अपने व्यवसाय को ध्यान में रखा है, अपनी पुलिस प्रणाली को ध्यान में रखा है कि हमारी पुलिस जो एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ चल रही है, जो पिछले 150 वर्षों से चल रहा है। हमने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की,
माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी 2006 में आया और बहुत सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन फुल रूप से नहीं हो पाया। तो पुलिस के साथ जो काम करने का तरीका हो गया है, हम पुलिस की शिकायत करते हैं कि वो थर्ड डिग्री मेथड अपनाती है, ब्रूटैलिटी है, रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं करती है, हाई हैंडेडनेस है। और साथ ही साथ एक दूसरा पक्ष भी है कि पुलिस डेमोक्रेसी के लिए कितना आवश्यक है। इलेक्शंस जितने भी होते हैं वो पुलिस के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं और बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, फेयर तरीके से कराया जाता है। तो पुलिस का ये भी पहलू है कि हम रूल ऑफ लॉ को कैसे मेंटेन करते हैं। यदि कुछ घरों में ताले टूटते हैं तो बहुत से ऐसे भी घर हैं जहां ताले नहीं टूटते हैं, वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखी जाती है, अपराध पर कंट्रोल किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इसी को ध्यान में रखकर मैंने न केवल पुलिस कर्मियों के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी, स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये जितने भी लोग हैं, जितने वर्ग हैं, वो सब भी इसको पढ़कर लाभान्वित होंगे। वो समझेंगे कि रूल ऑफ लॉ को किस निश्चय के साथ और किस डिटर्मिनेशन के साथ इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और मैंने इसमें ये भी जिक्र किया है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, वहाँ की आपराधिक पृष्ठभूमि कैसी थी, और हम लोगों ने उसमें धीरे धीरे करके किस प्रकार के चेंजेस को लाया, वहाँ पर उस पृष्ठभूमि में लाया। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है जो पाठकों को अच्छा लगेगा। ये तो बात रही उत्तर प्रदेश की, लेकिन जब ओपी सिंह को केंद्र सरकार में आने के बाद काम करने का मौका मिलता है और वो डीजी सीआईएसएफ के रूप में काम करते हैं, डीजी एनडीआरएफ के रूप में काम करते हैं, और उनको जम्मू कश्मीर जैसे बेहद ख़तरनाक इलाकों में जाना पड़ता है और उसका सच्चाई से सामना करना पड़ता है, वो ओपी सिंह क्या है, वो किस नज़रिए से देखते हैं इस सेवा को? देखिए, पुलिस की सेवा एक बहुत ही निस्वार्थ, निष्पक्ष सेवा होनी चाहिए। और जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो ये बताया जाता था कि पुलिस की सेवा सबसे अच्छी सेवा है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को अभय दान देते हैं, एक फियरलेसनेस के बारे में बताते हैं। उसको इस प्रकार का दान दिया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो सुरक्षित हो। इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस को हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं। और उत्तर प्रदेश मेरा कैडर है, मैं उसी में मुझे दिया गया, मैंने वहीं सेवाएं की। और जब मैं प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में आया तो मैंने कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम किए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में काम किया, सीआरपीएफ में काम किया, लेकिन अंततोगत्वा मैंने सीआईएसएफ और एनडीआरएफ, दो ऐसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां मैंने पुलिस प्रमुख के रूप में काम किया। एनडीआरएफ, जैसा आप जानते हैं कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, एक बहुत ही स्टैंड अलोन, बहुत ही स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और पिछले कुछ वर्षों से, हमें लगता है 10-12 सालों से, जिस प्रकार का डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स हमारे देश में हो रहा है, या तो यूँ कहिए कि क्लाइमेट चेंज के द्वारा या कई कारणों से जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, चाहे वो आप श्रीनगर का अर्बन फ्लड लें, या फिर चेन्नई का फ्लड लें, या साइक्लोन हुडहुड लें, अर्थक्वेक्स लें, फ्लड्स बिहार, यहाँ तक कि आप देखें कि गुजरात और राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी फ्लड की स्थिति आई, जो कभी फ्लड की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो इन सब नेचुरल डिज़ास्टर्स में जो एक कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, जो एक काम करने की क्षमता और एक स्टैंड अलोन और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में काम किया जाता है, वो 2005 के बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब बना तो उसके बाद ही हम लोगों ने शुरुआती दौर पे किया। पहले के ज़माने में 2005 के पहले एक रिलीफ सेंट्रिक फोर्स हुआ करता था, एक रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच होता था कि आपने कहीं पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स आया तो आपने कुछ रिलीफ दे दिया और अपने को इति समझा। लेकिन बाद में पूरे विश्व में ग्लोबल लेवल पे इस बात की चर्चा हुई कि डेवलपमेंट जो है वो डिज़ास्टर से रिलेटेड है। अगर डिज़ास्टर्स को हम मैनेज नहीं करेंगे तो हम डेवलपमेंट भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे खर्चे डिज़ास्टर्स के कारण होते हैं। और ख़ासकर डेवलपिंग नेशंस में, जो गरीब देश हैं, उनमें ज़्यादा ही इसका बोझ बनता है। तो एक प्रकार से पूरे विश्व में इस प्रकार की चिंता की गई और भारत में भी इस प्रकार की बात हुई और हाई पावर्ड कमेटी बनी, उस पर मंथन हुआ और बाद अंततोगत्वा एक गुजरात के अर्थक्वेक के बाद और सुपर साइक्लोन के बाद, सुनामी के बाद 2004 के, उसके बाद हमारा एक्ट बना। और उस एक्ट में एक बहुत ही इंस्टीट्यूशनल तरीके से एक अरेंजमेंट किया गया कि
टॉप लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा जो माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करता है, और फोर्स के रूप में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स हुआ, और एक रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन के रूप में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुआ। ये तीनों हमारी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस है केंद्र के स्तर पर। और उसी प्रकार स्टेट्स में भी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण हुआ, उनको स्थापित किया गया, जिसके चीफ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स भी होता है, और कई ऐसी डिज़ास्टर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और उसका वॉलंटियर्स होते हैं। तो एनडीआरएफ जो है वो विश्व में बहुत उसने नाम कमाया। और मुझे याद है कि 2015 में जब नेपाल का भूकंप आया तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की टीम को आदेशित किया कि आप जाएं, और मैं इंडियन टीम को लीड कर रहा था। वहाँ जाकर हम लोग वी वर द फर्स्ट टू रीच देयर। हम लोग मात्र 5 या 6 घंटे में वहाँ पहुँच गए काठमांडू में, और काठमांडू में पहुँचकर हम लोगों ने कई जगहों पर अपनी टीम्स को भेजकर, और पहली रात में ही हम लोगों ने 7 लाइव विक्टिम्स को उसको निकाला, बचाया। ये हम लोगों का एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही। और पूरे 14-15 दिनों में हम लोगों ने आउट ऑफ 16 लाइव विक्टिम्स 11 लाइव विक्टिम्स को इंडियन टीम ने निकाला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और पूरे विश्व में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की ख्याति बढ़ी। लोगों ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा की कि इतना त्वरित गति से हमने अपने पड़ोसी देश की मदद की। और उसके बाद कई ऐसे आए जिसमें कि हम लोगों ने ये दर्शाया कि हमारी एनडीआरएफ जो है वो एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही सक्षम तरीके से काम कर रही है डिज़ास्टर को। तो ये हमारा इतिहास रहा नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का। और आपने पूछा कि सीआईएसएफ भी एक हमारा एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो एक वाइटल इंस्टॉलेशंस जो हमारे पूरे देश में हैं और हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, पोर्ट्स हों, मेट्रोज़ हों, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, न्यूक्लियर प्लांट्स हों, माइंस हों, कोल के हों या कई और भी हों, इन सबों को सुरक्षा प्रदान करना सीआईएसएफ का एक ड्यूटी है। और एयरपोर्ट्स ही एविएशन सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हमने चाहा कि सीआईएसएफ के जितने भी आयाम हैं, जितने भी सुरक्षा के अंग हैं या प्रकार है, उन सबों में हम इनोवेटिव स्ट्रैटेजी के माध्यम से कुछ नयापन लाएं। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स में भी हमने कई चीज़ों का वो किया, और एक समय ऐसा आया 2017 में कि हमारी दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स माना गया पूरे विश्व में। और उसकी क्राइटेरिया जो पैरामीटर्स था, उस पैरामीटर्स में हम लोग बहुत आगे निकले। कुछ हम लोगों को पुरस्कार भी मिले। हम लोगों ने हैंड बैगेज के टैग्स को ख़त्म किया, ये पहली बार हुआ, नहीं तो पिछले 25 वर्षों से ऐसा चला आ रहा था। साथ ही साथ हम लोगों ने एक डेडिकेटेड कॉरिडोर हैदराबाद एयरपोर्ट में दिया, जो केवल हैंड बैगेज लेकर जो पैसेंजर्स चल रहे हैं उनको हम किस प्रकार त्वरित गति से बिना किसी व्यवधान के और समय नष्ट किए हुए उनको हम डेडिकेटेड वे में उनको सीमलेसली उनको हम ले जाएं। तो इस प्रकार के अनुभव, इस प्रकार के नया एक्सपेरिमेंट किया गया, और जिसकी वजह से एक सीमलेस ट्रैवल की परिकल्पना की गई जो अभी तक चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि किस प्रकार हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में कटिंग एज लेवल पे हम उसको उतारें, उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि जनता को फ़ायदा हो सके। बिकॉज़ आप जानते हैं कि पब्लिक सेफ्टी डोमेन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और हम टेक्नोलॉजी को इसलिए लाना चाहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, और जनता की सुविधा के लिए हो। तो इन सब चीज़ों का हमने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया एनडीआरएफ में और सीआईएसएफ में, और मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही सफल प्रयोग रहा। ये थी सीआईएसएफ और एनडीआरएफ के रोज़मर्रा की कार्रवाई। अब आप ये देश को बताएं कि एनडीआरएफ और सीआईएसएफ का देश के विकास में क्या योगदान है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये बहुत ही मौलिक और बहुत अच्छा प्रश्न है कि आफ्टर ऑल हम इस सीआईएसएफ की पद्धति को और उसके क्रियाकलापों को, उसकी ड्यूटीज़ को हम किस प्रकार नेशन के विकास के रूप में देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है या इंडस्ट्रियल सिनेरियो है, उसमें सीआईएसएफ लगी हुई है। और मैं समझता हूँ कि अगर इंडस्ट्रीज़ की सुरक्षा होगी, हम उसके इकोसिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से रख सकेंगे,
तो ये मैक्रो लेवल पे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रतीक होगा। वहाँ टेरर अटैक नहीं हो, कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हो जिससे कि इंडस्ट्रीज़ बाधित हो, चोरियाँ नहीं हों, बहुत अच्छे ढंग से जो भी प्रोडक्शन का हो, चेन सप्लाई चेन जो हमारा निर्बाधित रूप से बना रहे, हमारी कोई फॉल्ट लाइंस डिटेक्ट नहीं हों। तो इन सब चीज़ों को अगर हम बहुत अच्छे ढंग से रखें, और वही दिस इज़ व्हाट द CISF इज़ डूइंग, तो मैं समझता हूँ कि देश की आर्थिक प्रगति में CISF का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेट्रोज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैन यू बिलीव कि 29-30 लाख पैसेंजर्स पर डे दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं, और करोड़ों की संख्या में लोग हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, और आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ेगी। जिस प्रकार का रीजनल कनेक्टिविटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे जगहों पर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो एक तरह से एविएशन सिक्योरिटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर 9/11 के बाद तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। पूरी इकॉनमी उसकी अमेरिका की हिल गई थी उसके बाद जो टेरर अटैक हुआ था। तभी से हम लोगों को एविएशन सिक्योरिटी में बहुत ध्यान दिया जाने लगा कि किस प्रकार हम करें। ये तो बात CISF की रही। NDRF, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, जो हम डिज़ास्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि हम इसको देखें तो NDRF का एक बहुत ही बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। पूरे देश के विकास में अगर हम डिज़ास्टर को मेन स्ट्रीमिंग में लाएँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को मेन स्ट्रीमिंग में लाएँ, और हम रिस्क को रिड्यूस करें, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत से पैसे बचा सकते हैं और देश को विकास की गति पे ला सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ग्लोबल रिपोर्ट्स के आधार पर 2015 का जो ग्लोबल रिपोर्ट्स असेसमेंट रिपोर्ट था, उसमें इंडिया जो है वो 5 ऐसे कंट्रीज़ में शामिल है जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं बाय नेचुरल डिज़ास्टर्स। अमेरिका, चाइना, फिलीपींस, इंडिया, ये सब ऐसे कंट्रीज़ हैं जो 5 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर से। यही कारण है कि फ्रिक्वेंसी के साथ साथ इंटेंसिटी भी डिज़ास्टर्स की बढ़ती जा रही है। और आप समझें कि डिज़ास्टर्स होने से हमें कितना घाटा हो रहा है। ये केवल ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी की बात नहीं है, ये पूरे विकास को बाधित करती है। कई महीनों तक उसको रिकन्स्ट्रक्शंस, रिहैबिलिटेशंस उनको करने में दिक्कत होती है। आप नेपाल के अर्थक्वेक को देखें कि नेपाल जैसे देश को इस अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा, और उसके बाद पूरा रिहैबिलिटेशंस, रिकन्स्ट्रक्शंस, पूरा उसमें महीनों सालों अभी भी चल रहा है वो काम। तो भुज का जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद पूरी नई शहर बसानी पड़ी। तो डिज़ास्टर जो है वो एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमें डे टू डे लाइफ में लाना पड़ेगा। इसीलिए डिज़ास्टर्स का पाठ्यक्रम जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, वो बच्चों को बताना ज़रूरी है, हर एक स्टेक होल्डर को बताना ज़रूरी है। मुझे याद है कि जब मैं यूपी पुलिस में था तो हम लोग सारे स्टेक होल्डर्स को ट्रेन कराते थे, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग करना, आगे बढ़ाना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे मेसन्स कैसे कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स कैसे कर रहे हैं, डॉक्टर्स का क्या रोल होगा, इंजीनियर्स का क्या रोल होगा, टीचर्स का क्या रोल होगा, पुलिस ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स का क्या रोल होगा। अगर कहीं पे कोई भूकंप आता है या कोई लैंडस्लाइड आता है या कोई बाढ़ आती है, तो हमारी भूमिका क्या होगी, हमारी कैब वॉलंटियर्स क्या करेंगे, हमारा ट्रॉमा सेंटर क्या करेगा, डॉक्टर्स क्या करेंगे, हमारा उपचार कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक वे से देखने की ज़रूरत है, और यही कारण है कि आज का डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से डेवलप हो रहा है, और इंडिया जो है उसमें एक अग्रणी रोल निभा रहा है। हम लोग उसमें बहुत आगे हैं और लोग उससे बहुत सीख रहे हैं, जिस प्रकार का काम हमने किया। और न केवल ये, हमने विदेश नीति के तौर पे भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया है। नेपाल को हमने सहायता दी, सार्क कंट्रीज़ को दिया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि टर्की में जो है हम लोगों ने अपने फोर्स को भेजा, वहाँ पे हमने सहायता की। तो कई ऐसे आयाम हैं जिसमें डिज़ास्टर्स को हम लोगों ने एक तरह से मेन स्ट्रीमिंग किया है। वो बहुत ज़रूरी है देश के विकास के लिए, और हम जब तक उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको अपने डे टू डे लाइफ में उसको मेन स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, DRR को हम नहीं समझेंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि डिज़ास्टर को कंट्रोल करना उतना सफल नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी व्यवस्था बनाने के लिए एक आह्वान किया है देश का। आप इस विषय में आपके क्या विचार हैं
कि देश की सिक्योरिटी फोर्सेस इस उनका ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को उस टारगेट को जल्दी जल्दी अचीव करने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये हम सभी नागरिकों को इसकी ओर सोचना पड़ेगा। एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी हम 1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जो पुअर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, रेप्स, मर्डर्स, किडनैपिंग फॉर रैंसम, डकैती, रॉबरी, सब होता रहता था। एक क्राइम ग्राफ को अगर आप देखें तो क्राइम ग्राफ मैक्सिमम था। कॉमनल रॉयट्स 2013 में मुजफ्फरनगर का कॉमनल रॉयट, किडनैपिंग फॉर रैंसम, बुलंदशहर में ऐसा इस प्रकार की घटना रेप के ऊपर हुई। तो नारियों की सुरक्षा, क्राइम ग्राफ का आगे बढ़ना, बहुत ही एंटीक्वेटेड वे में, हाई हैंडेड वे में पुलिस का काम करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो कभी भी इन्वेस्टर्स को प्रेरित नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश जैसे एक विशाल राज्य में जाकर और इन्वेस्टमेंट करें। यही कारण है कि जो कुछ भी बची हुई हमारी इंडस्ट्री थी, चाहे वो नैनी में थी या कानपुर में थी और बाद में फिर नोएडा और गाज़ियाबाद में, वो सब खत्म होते गए। किडनैपिंग्स ऐसे हुए कि किसी भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट की हिम्मत नहीं होती थी कि वो वेस्टर्न यूपी में आकर और इन्वेस्ट करे और अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाए। 2017 में पहली बार जो सरकार आई उसने ये प्रण किया कि हमें रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है, हमें पूरे प्रदेश को माफियागिरी से ख़त्म करना है, उसको हटाना है। और यही कारण है कि जो भय था वो भय क्रिमिनल्स का होना चाहिए, न कि शरीफ आदमियों के बीच होना चाहिए। और फिर वहाँ के मुख्यमंत्री जो अभी भी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस प्रकार का कहा और उन्होंने पुलिस प्रशासन को बहुत चुस्त किया। मुझे याद है कि जब मैं वहाँ डीजीपी था तो हमारा एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार हम पूरे प्रदेश में रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करें, किस प्रकार हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करें ताकि लोग निर्भीक होकर काम कर सकें, किस प्रकार हम महिलाओं को सुरक्षा दें, किस प्रकार हम आम जनता को सुरक्षा दें, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, स्कूल में रैगिंग नहीं हो, स्कूल में कोई इस प्रकार का माहौल नहीं हो जिससे लड़कियों की छेड़खानी हो, लड़कियों से छेड़छाड़ की जाए, इंडस्ट्रीज़ जो है फ्लरिश करे। और पहली बार 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, फरवरी 2018 में। उस समय हम लोगों ने ये इस बात को देखा कि किस प्रकार हम कॉन्फिडेंस दे सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को और इंडस्ट्रियलिस्ट को। मुझे याद है कि कई बार हम लोगों ने नोएडा में आकर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग की, कई हमने ऐसे त्वरित कदम उठाए, किस प्रकार हम एफआईआर तुरंत दर्ज कर सकें, किस प्रकार हम विजिबल पुलिसिंग कर सकें, किस प्रकार हम सिक्योरिटी गार्ड्स को एक्टिवेट कर सकें, किस प्रकार हम इमरजेंसी सिस्टम को भी और एक्टिवेट कर सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर अग्रसर हो रही है और आज स्थिति ये है कि हमने 40 लाख करोड़ जो है हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रहा है। ये तभी संभव है जब हमारा एक बहुत ही कंड्यूसिव, बहुत ही फेवरेबल एटमॉस्फेयर है लॉ एंड ऑर्डर का। और मैं समझता हूँ कि किसी भी विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी रहे। आज कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि महिलाओं की सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी सिस्टम के हमारे 112 की गाड़ियां जो हैं निरंतर चलती रहती हैं। आज यदि आपको कोई भी समस्या है, आप घर से फ़ोन करें, 112 को डायल करें तो तत्काल जो है विदिन, हमने रिस्पांस टाइम को कम किया। हमने जब ज्वाइन किया था 2017 में, उस समय 23 मिनट था, आज वो घटकर 10 मिनट हो गया है। यानी 10 मिनट में आपको, और मैं बहुत ही जोकिंगली कहा करता था कि पिज़्ज़ा के डिलीवरी से पहले हमारी पुलिस आपके घर पे पहुंच जाएगी। तो ये जो आमूल परिवर्तन हुआ है और जिसकी वजह से प्रदेश का विकास हुआ है, और जो या तो 5 ट्रिलियन की बात करें या 1 ट्रिलियन की बात करें, ये दोनों में जो है बहुत बड़ा एक कारक के रूप में पुलिसिंग व्यवस्था हुई है जो उत्तर प्रदेश में हमने स्वयं देखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने एक और आह्वान देश के सामने रखा है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस देश की हैं वो किस तरीके से विकसित भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प में अपना योगदान दे सकते हैं? 2047 में हमें दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट नेशंस में काउंट होना है और हम लोगों की सारी जो एनर्जी है वो उसी तरह है। जिस प्रकार का सर्वांगीण विकास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं,
डिजिटाइजेशन हो रहा है, इफ़ेक्टिव गवर्नेंस हो रहा है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो रहा है, विदेशों में हमारी ख्याति बढ़ रही है, हमारे देश, हमारा स्टैंड जो है फॉरेन पॉलिसी का वो सभी जगह उसको सराहा जा रहा है। देश के अंदर भी हम गरीबी को लड़ने के लिए, गरीबी से लड़ने के लिए हम कई प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रूरल ग्रामीण विकास में। इन सब चीज़ों में हमारी जो प्रतिबद्धता है और जो हम जिस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस प्रकार से गवर्नेंस हो रहा है, मैं समझता हूँ कि 2047 में हम निश्चित तौर से वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमीज़ होंगे और वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ होंगे। हमें अभी अमृत काल में, इस अमृत काल में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। जहाँ देश की सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स करती है, उसी प्रकार आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी यहाँ की पुलिस के लिए है। प्रदेश में पुलिस बल है और पूरे बॉर्डर्स के अंदर हमारा हिंटरलैंड है, या जो हमारा सिविल डिस्टर्बेंसेस होता है या कोई कानून व्यवस्था की स्थिति, विषम स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी डिफरेंट तरीके से काम कर रही है। बॉर्डर पे हो तो बीएसएफ काम कर रही है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वहाँ अपने सीमा पर काम कर रही है, और सीआरपीएफ जो हमारी लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है पूरे विश्व में, वो अंदर इंटरनल आंतरिक सुरक्षा के लिए जहाँ भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो अपनी परिपक्वता, अपनी प्रोफेशनल ज़ील को दिखाती है। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ, और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की बात मैंने किया ही है कि एनडीआरएफ जो है वो डिज़ास्टर डोमेन में काम कर रही है। तो पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस, जिसकी जनसंख्या लगभग 23-24 लाख है, उस पूरी फोर्स की जो तीव्रता होगी, जो फोकस होगा, वो सारा जो है वो देश के विकास के लिए है। और जब तक हमारा देश सुरक्षित रहेगा, अच्छे ढंग से सुरक्षित रहेगा, जहाँ प्रत्येक नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करे, प्रत्येक व्यवसायी अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सुरक्षित महसूस करे, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में आगे बढ़े, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व आगे बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट आगे बढ़े, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो हो। आज डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम ध्यान दे रहे हैं, टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। टूरिज़्म जिसके कारण हम पैसे कमा रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखा नहीं है, डिस्कवर नहीं किया है। इसलिए लक्षद्वीप की अभी बात हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए। लक्षद्वीप बहुत कम लोग जानते थे और जाते थे। नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, जहाँ कई ऐसे जगह हैं। मैंने तो सीआरपीएफ के ऑफिसर के रूप में नॉर्थ ईस्ट को बहुत पूरे नॉर्थ ईस्ट को हमने बहुत बारीकी से देखा है। हमारे देश में कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिन्हें अभी देखने का, और जिनको अट्रैक्ट किया जा सकता है विदेशी टूरिस्ट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमारा देश जो है वो प्राकृतिक खजानों से भरा है और टूरिज़्म से भरा हुआ है, और इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कहा जाता है ना कि अनंत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यही कहा जाता है कि न केवल भारत बल्कि उत्तर प्रदेश जो 25 करोड़ की आबादी का है, उसमें भी एक विशाल अपॉर्चुनिटी का समूह है। वहाँ पे आप जो भी वहाँ देखें आपको मिलेगा। रिलीजियस टूरिज़्म पे हम बात कर रहे हैं, हम हिस्टोरिकल टूरिज़्म पे बात कर रहे हैं, हम सांस्कृतिक वे में बात कर रहे हैं, चाहे वो काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, इन सबों पे हम फोकस कर रहे हैं ताकि हमारा टूरिज़्म सेक्टर आगे बढ़े। अब हम केवल ताजमहल पर ही सीमित नहीं हैं, हम बहुत सी चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान जो है बहुत ही सार्थक है, बहुत ही सारगर्भित है, और आने वाले समय में हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है और हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ओपी सिंह जी, 1983 से 2020 तक आपने 3 दशक से ज़्यादा समय तक विभिन्न पोजीशंस पर काम किया है। देश प्रदेश नेताओं के, आम आदमी के, अपराधियों के, सबके आपने कार्यक्रम को पहचाना है और उसका इवोल्यूशन किया है। पिछले अपने कार्यकाल के पिछले 10 वर्षों में आपने देश में कोई बदलाव देखा है? नेताओं में देखा है, आम आदमी में देखा है, अपराधियों में देखा है, पूरे इकोसिस्टम में जो आपने देखा है उसको आप किस तरीके से आप समाज के सामने और देश के सामने रखें? बहुत आमूल परिवर्तन मैंने देखा है पिछले 10 वर्षों में। इस 21st सेंचुरी के 10 वर्षों में जिस प्रकार डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस इसलिए बढ़ रहे हैं कि लिटरेसी बढ़ रहा है,
एक्सपेक्टेशंस इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों की समस्याएं जो हैं वो सुनी जा रही हैं, देखी जा रही हैं, और सर्वांगीण विकास हो रहा है हर एक क्षेत्र में। महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में, उनके विकास के क्षेत्र में, आम आदमी के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज़ के रूप में, तो इन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कि किस प्रकार का आमूल परिवर्तन आया है। गांवों में सड़कें बनी हैं, शहरों में सड़कें बनी हैं, नेशनल हाईवेज़ बने हैं। अब ट्रैवल जो है बहुत ही इजी हो गया है, बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है, दूरियां कम गई हैं। एयर सिक्योरिटी भी जो है बहुत वो हो गया है, जिसके कारण हवाई यात्राएं भी बहुत कॉमन हो गई हैं। कहा जाता है कि हवाई चप्पल जैसा कोई वो हो कि हवाई चप्पल पहनकर भी पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल करें, इस प्रकार सस्ता हो गया है। तो एक जो ऑल राउंड जो 360 डिग्रीज़ का जो डेवलपमेंट हुआ है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटाइज्ड वर्ल्ड के माध्यम से, और एक जो बहुत ही डिसाइसिव गवर्नेंस की बात हो रही है, वो गवर्नेंस ऐसा जो लोगों को टच कर रहा है, उनके लाइफ को टच कर रहा है, हम हर एक मामले में मजबूत हो रहे हैं। तो उस सब का असर जो है वो आम आदमी पर पड़ रहा है, और आम आदमी फील कर रहा है कि बहुत ही कमिटेड गवर्नेंस हो रहा है, जिसमें हम सबों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। और प्रदेश में, देश में ऐसा माहौल दिया जा रहा है पॉलिटिकल मास्टर्स के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, कि आने वाले समय में और भी हमारा विकास होगा। जिस प्रकार हम अमृत काल में अमृत का सेवन कर रहे हैं, उसी प्रकार गवर्नेंस में भी अमृत को हम चरण आउट करके सेवन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है पिछले 10 वर्षों की। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि पुलिसिंग में भी बहुत असर पड़ा है, बहुत सी चीज़ों में, बहुत हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब चीज़ों का निचोड़ यही है कि पिछले 10 वर्षों में देश जो है बहुत आगे बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी देश के लिए ये बेस्ट पीरियड है, बेस्ट पीरियड है, जब हम एक्सटर्नल अफेयर्स में भी हम बहुत अच्छे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत अच्छे हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति में भी बहुत अच्छे हैं, सामाजिक परिवेश में भी हम बहुत अच्छे हैं। कहाँ राइट्स हो रहे हैं, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बहुत भीषण समस्या हो रही है। जितनी भी चीज़ें हुई हैं बहुत ही सुगमतापूर्वक हो रही हैं और चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 10 वर्षों का अगर इतिहास लें तो कोई भी आदमी बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। और एज ए पुलिस ऑफिसर मैंने देखा है कि किस प्रकार पुलिसिंग में भी बहुत ही चेंजेस आए हैं। अब सबसे अहम सवाल जो पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हुआ है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रैक्टिकल तौर से दो समस्याओं का बहुत गंभीर सामना करना पड़ता है। एक लोकल लेवल के नेताओं का और दूसरा धरना प्रदर्शन और आंदोलन का। तो पिछले 10 वर्षों के आपके पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अनुभव में और 10 साल से पहले में, उसमें क्या अंतर है? देखिए, पिछले कई वर्षों से मैंने देखा है कि डेमोक्रेसी को बहुत ही डिस्टॉर्ट करके पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको रखा है। जब मैं एसपीसीटी इलाहाबाद था, जो आजकल प्रयागराज कहा जाता है, या एसपीसीटी अलीगढ़ था, तो उस समय भी धरना प्रदर्शन होते थे, वो वायलेंट हुआ करते थे, और उसके कारण पुलिस को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। चक्का जाम होता था, इस तरह के होते थे, एक सीज़ होता था। हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि पिछले 6-7 सालों में इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम हुई हैं, बहुत बहुत कम हुई हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, अपनी बातें भी कहने की का पूरा अधिकार है, लेकिन एक बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीके से उनकी बात भी सुनी जा रही है और उनसे उनसे उनका काम भी किया जा रहा है। लेकिन अगर हिंसात्मक तरीके से कोई अगर बात करने की कोशिश करे तो उसमें फिर अंतर आ गया है, पुलिस के व्यवहार में भी और पुलिस के डील डाल करने के तरीके में भी। और ये बात जो है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी लागू होता है कि उनके भी व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अब देखने को नहीं मिलता उनके द्वारा कि वो वायलेंट एक्ट करते हैं, और इस प्रकार जो है पुलिस जो है उनको बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में डील करने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 वर्षों के अंदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो तनाव और जो उनका अनावश्यक जो उनके लिए एक संकटपूर्ण स्थिति होती थी, उससे उनको मुक्ति मिली है। और निश्चित रूप से अगर उनको प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को काम करने के लिए एक अच्छा वातावरण बन रहा है, तो
तो आप क्या समझते हैं कि कितना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अब वो लोग अख्तियार करते हैं, उस पर कुछ काम आपको करता दिख रहा है? बिल्कुल, मैं अपने उत्तर प्रदेश के अनुभव से तो ये कह सकता हूँ कि पिछले 7-8 सालों में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया है प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के द्वारा और राजनीतिज्ञों के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा, कि वहाँ पे एक तरह से रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हुआ है, सुरक्षा की भावना व्याप्त हुई है और यही कारण है कि अपराध में भी कमी आई है और बहुत सारे सामाजिक परिवेश में हमारे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा वे में जाकर काम कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि किस प्रकार हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, डिजिटाइजेशन के मामले में, रिस्पांस टाइम के मामले में। इन सब चीज़ों में हमने देखा है कि एक नया संचार आया है, एक नई स्फूर्ति आई है, एक नया उत्साह आया है जो देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी था। अब अंत में मैं ये चाहूँगा कि आप नए भारत में जो नए हमारे युवा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? स्पष्ट संदेश है कि यदि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने आप पर विश्वास करना होगा, आपको अपने पैशन के साथ काम करना होगा। जो भी आपकी कार्यवाही होगी वो ऐसा लगे जैसे आप डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं और एक अच्छे नए भारत के निर्माण में हम सबों को सहयोग देना है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी ऐसा जॉब हो जिसमें हम लगे हुए हैं। हमें ये देखना होगा कि हम किस प्रकार तन्मयता के साथ, डेडिकेटेड होकर, ईमानदारी के साथ, पैशनेट होकर हम काम करें और अपने आप में अगर हमारा विश्वास होगा, देश में हमारा विश्वास होगा, देश की गति में और दशा में विश्वास होगा, तो मैं समझता हूँ कि हम आगे बढ़ पाएंगे। ओपी सिंह जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, आपने समय निकाला, इसके लिए ब्लिट्स इंडिया की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।